दोस्तों, तुर्की के इन इस्लामी ड्रामों ने पुरानी तारीख को एक बार फिर सामने ला खड़ा किया है। यही वजह है कि आज हर मुसलमान अपने हुक्मरानों के फतह किए हुए अजीम शहर और किलों के बारे में जानना चाहता है कि जो किले या शहर हमें ड्रामों में देखने को मिलते हैं वो असल में आज कहाँ पर वाक़ हैं और वो किस मुश्किल से उस वक़्त फ़तह किए गए थे। दोस्तों, आज आपको उस अजीम शहर के बारे में बताने लगा हूँ जो कि एक वक्त में वेटिकन सिटी के बाद ईसाइयों का मुक़द्दस तरीन शहर हुआ करता था और इसको लड़ाई से फ़तह करना नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों, महज 21 साल की उम्र में एक हुक्मरान ने कैसे अपनी ज़हानत से इस बड़े शहर को फ़तह करके इसमें इस्लाम का झंडा लहराया और कैसे कुफ़ार के इतने बड़े गढ़ को फ़तह कर लिया। दोस्तों, इस शहर की फ़तह के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी थी कि जिसने भी वो शहर फ़तह किया वो पूरा लश्कर जन्नती होगा। हर ज़माने में कोशिश की गई और बिल आखिर ये खुशकिस्मती किसके नसीब में आई, ये सब आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने माजिद टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों, एक टाइम ऐसा था कि मुसलमान हुक्मरानों में वो जज्बा ईमानी होता कि कुफ़ार पर इनकी हैबत तारी हो जाती। अल्लाह ताला की मदद और नुसरत से उन मुसलमान हुक्मरानों ने वो अजीम फतूहात की कि आज दुनिया हैरान रह जाती है उनकी फतूहात से। दोस्तों, जैसा कि आजकल हम ज़्यादातर सल्तनत उस्मानिया पर ही बात करते हैं और इसी की फतूहात को ज़्यादा सुना जाता है, क्योंकि तुर्की के बनाई हुई इस्लामी ड्रामे अर्तुगरुल गाज़ी, उस्मान गाज़ी और इसी तरह के बेशुमार ड्रामा जो कि सल्तनत उस्मानिया की उस अजीम तारीख को उजागर करते हैं कि जिनके लिए मुसलमान हुक्मरानों ने अजीम कुर्बानियाँ दी। सिर्फ मकसद अल्लाह ताला के कानून और इस्लाम के लिए सल्तनत कायम करना थी। दोस्तों, उन अजीम फतूहात के पीछे अल्लाह ताला की ख़ास मदद और नुसरत शामिल थी। कहीं अर्तुगरुल गाज़ी को बार बार ख्वाब में अपने बेटे उस्मान का दीदार होता तो कहीं उस्मान गाज़ी को ख्वाब में उस दरख्त की बिशारत दी जाती कि जिसके नीचे बैठकर उस्मान गाज़ी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखना थी। दोस्तों, ऐसा ही एक शहर आज का इस्तंबुल भी है। जी हाँ दोस्तों, आज का इस्तंबुल यानी पुराने ज़माने का कुस्तुनतुनिया। दोस्तों, इस्तंबुल या कुस्तुनतुनिया की एक ऐसी अजीम दास्तान है कि जिसके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास दुआ शामिल है। दोस्तों, आप सब लोगों को इस बात का बखूबी इल्म होगा कि तुर्की के शहर इस्तंबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया है। दोस्तों, इस्तंबुल दुनिया का कदीम तरीन शहर है जिस पर बाज़ंतीनी सल्तनत ने करीब 1100 साल तक हुकूमत की। इसके बाद ये शहर सल्जूकों और फिर खिलाफत उस्मानिया का भी किला रहा। दोस्तों, इस्तंबुल को तारीख़ी हवाले से नहायत ही अहमियत हासिल है। ये दुनिया का वो वाहिद शहर है जो आधा यूरोप में आता है और आधा एशिया में। 11वीं सदी तक ये शहर रोमन सल्तनत और फिर 6 सदियों तक ये शहर खिलाफत उस्मानिया का दारुल हुकूमत रहा और इसकी तहजीब ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान आप करवाई। दोस्तों, इस शहर पर हुकूमत करने वाली सल्तनत को दुनिया की सुपर पावर तस्वर किया जाता था। मुख्तलिफ अदवार में ये शहर ईसाइयों का मरकज़ रहा। दोस्तों, ये शहर वेटिकन सिटी के बाद ईसाइयों का दूसरा मुक़द्दस तरीन शहर बन चुका था। आया सोफिया ईसाइयों का दूसरा मुक़द्दस चर्च था और कुस्तुनतुनिया 1000 साल तक नाकाबिले तस्खीर रहा। दोस्तों, कुस्तुनतुनिया शहर बाज़ंतीनी सल्तनत के दौर में मारज़ वजूद में आया और बाद में इस शहर को रोमन सल्तनत में ज़म कर दिया गया और उस वक़्त के रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने अपने नाम की वजह से इस शहर का नाम कुस्तुनतुनिया रखकर इसे अपना मशरकी दारुल हुकूमत बना दिया। ये शहर रोमन सल्तनत का किला रहा है और यहीं पर बैठकर उन्होंने करीब 1100 साल तक हुकूमत की। दोस्तों, जोग्राफियाई लिहाज से ये दुनिया का वो वाहिद शहर था जिस पर हमला करके फ़तह करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। कुस्तुनतुनिया 20वीं सदी तक पूरी दुनिया में इसी नाम से जाना जाता रहा। मुख्तलिफ अदवार में कुस्तुनतुनिया को मुख्तलिफ नामों से भी पुकारा जाता रहा। आमतौर पर कुस्तुनतुनिया यूनानियों की तरफ से बोला जाता था, जबकि तुर्क इस शहर को इस्तंबुल बोलना पसंद करते थे। दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया के खुलाफा कुस्तुनतुनिया को इस्लाम का किला बनाना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने कुस्तुनतुनिया को इस्लाम पोल पुकारना शुरू कर दिया। इस्लाम पोल का मतलब है ऐसी जगह जो कि इस्लाम का किला हो। इसे इस्लाम पोल या इस्लाम बोल भी कहा जाता था, जो कि बाद में तब्दील होते होते इस्लाम बोल से इस्तंबुल में बदल गया।
دوستو، شہر کے دفاع کی ایک بڑی وجہ اس کی جغرافیائی محل وقوع بھی تھا۔ یہ شہر دو سمندروں کے درمیان پہاڑ کی چوٹی پر آباد تھا۔ شہر تک پہنچنے کا واحد راستہ باسفورس اور باسفورس کے پانیوں سے نکلا ہوا گولڈن ہارن تھا۔ دوستو، گولڈن ہارن پانی کی 7.5 کلومیٹر لمبی باریک پٹی ہے۔ یہ پٹی بلندی سے ایک سینگ کی طرح دکھائی دیتی ہے اور اسی وجہ سے یہ گولڈن ہارن کہلاتی ہے۔ دوستو، استنبول کے بازنطینی حکمرانوں نے گولڈن ہارن میں لوہے کے مضبوط زنجیر بچھا رکھے تھے۔ یہ لوگ زنجیر کھینچ دیتے تھے تو جہاز رک جاتے تھے اور یہ بعد ازاں گولڈن ہارن میں آتش گیر مواد ڈال کر پانی کو آگ لگا دیتے تو سب جہاز جل کر راکھ ہو جاتے۔ دوستو، ترک عوام یہ شہر فتح کرنا چاہتے تھے۔ کیوں کرنا چاہتے تھے؟ اس کی بڑی وجہ حدیث مبارکہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا جو شخص قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ ترک یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ سلطان محمد 1451 میں 19 سال کی عمر میں خلیفہ بنا تو ترک سلطانوں کی یہ خواہش اسے ورثے میں مل گئی۔ اس نے 1453 میں استنبول کا محاصرہ کیا اور اللہ کی خاص مدد و نصرت سے دنیا کی تاریخ میں عجیب کمالات کر دیے۔ دوستو، سلطان محمد کو اللہ تعالیٰ نے بہت ذہن سے نوازا تھا۔ سلطان محمد نے ہزاروں درخت کٹوائے، درختوں کے تختے بنائے اور ان تختوں پر جانوروں کی چربی چڑھائی۔ بحری جہاز تختوں پر رکھے، ہزاروں لوگوں نے یہ جہاز کھینچے، دھکیلے اور سلطان محمد بحری جہازوں کو پہاڑ کے اوپر سے دھکیل کر سمندر تک لے آئے۔ دوستو، استنبول کے لوگ جب اگلی صبح جاگے تو وہ گولڈن ہارن میں جہاز دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سلطان محمد نے 29 مئی 1453 کو استنبول شہر کو فتح کر لیا اور یوں سلطنت عثمانیہ کے 7ویں حکمران سلطان محمد استنبول شہر کے فاتح بن گئے۔ دوستو، استنبول میں آج بھی سلطان فاتح اور ان کی ملکہ گل بہار کا مزار موجود ہے اور بڑی تعداد میں لوگ ان کی مزارات پر فاتح خوانی کے لیے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ ہیں وہ عظیم فتوحات جن کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں ان کی فتح کیے گئے ان شہروں اور قلعوں کی قدر آ سکے۔ دوستو، ہمیں ترک حکومت کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ان اسلامی فتوحات اور اپنے مسلمان حکمرانوں کو اجاگر کیا اور ہمیں آج گھروں میں بیٹھ کر ڈراموں کو دیکھ کر یہ پڑھنے کا شوق پیدا ہوا کہ آخر مسلمان حکمران کیسے اتنے آگے بڑھے۔ تو اس پر ترک حکومت کا شکریہ۔ دوستو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اب پاکستان کو بھی ایسی سیریز شروع کرنی چاہیے جن میں ہمارے ہیروز کو سامنے لانا چاہیے تاکہ ہمیں ان کے بارے میں علم ہو سکے؟ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔